तारीख 23 जून 1953। समय सुबह के करीब 4 बजे। जगह जम्मू कश्मीर का एक स्टेट हॉस्पिटल। टेक चांद और गुरुदत्त नाम के 2 शख्स यहाँ घबराए हुए से पहुंचते हैं। इनके मन में बस एक ही डर था कि कोई अनहोनी ना हुई हो, और दुर्भाग्यवश इनका ये डर बिल्कुल सच साबित होता है, क्योंकि डॉक्टर इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुबह 3:40 पर अपनी अंतिम सांस ले चुके हैं। जी हाँ, देश का एक बड़ा नेता भोर की शांति में हमेशा के लिए सो चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद कश्मीर के एक साधारण से हॉस्पिटल में कैसे पहुंचते हैं। अगर उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी तो उन्हें दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया, जैसा कि आमतौर पर सभी वीआईपीज को ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी को वैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? क्या वजह थी कि उन्हें अपनों से दूर इस तरह अकेले में अपने जीवन के आखिरी पल गुजारने पड़े? और सबसे बड़ी बात, क्या उनकी मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई थी या इसके पीछे भी कोई गहरी साजिश थी? जी हाँ, इस तरह के सवाल भी अक्सर उठाए जाते हैं। क्या थी ये पूरी कहानी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के पीछे का रहस्य आखिर क्या है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, ईद के खास अवसर पर आपको स्टडी आईक्यू पर मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश, और उसके बाद आपको यूपीएससी सीएसई प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। दोस्तों, ये सेल अवेलेबल है 30 अप्रैल 2022 तक। तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी यूपीएससी की तैयारी को स्टडी आईक्यू के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले ब्रीफ में इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे हम कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म साल 1901 में कोलकाता शहर में एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके फादर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज होने के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में वाइस चांसलर भी थे, यानी कि ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। खुद श्यामा प्रसाद जी को भी बचपन से पढ़ने लिखने का काफी शौक रहा था। 1941 में मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इंग्लिश में ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने 1923 में बंगाली में ही एमए की डिग्री हासिल की। 1924 में इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ लॉज भी कंप्लीट कर ली थी और कलकत्ता हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट इनरोल हो गए थे। हायर एजुकेशन के लिए 1926 में श्यामा प्रसाद लंदन चले जाते हैं। फिर वापस इंडिया आकर इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 1929 में बंगाल विधान परिषद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर इनकी एंट्री हुई। हालांकि अगले ही साल जब आईएनसी ने लेजिस्लेचर बॉयकॉट करने का फैसला लिया, तब इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट किए और इलेक्ट भी हुए। 1941 से 42 के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद बंगाली प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। इन्होंने 20 नवंबर 1942 को इस पद से ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब किसी भी कीमत पर इंडिया को होल्ड करने का ट्राई कर रही है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट उनकी रिप्रेसिव पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। 1946 में एक बार फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे ये इलेक्ट हुए। इसी साल इन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्ट किया गया। दोस्तों, ये देश में एक ट्रांजिशन का पीरियड था। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ देश के पार्टीशन की भी बात हो रही थी। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी अपनी एक डिमांड सामने रखते हैं और वो थी बंगाल का पार्टीशन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद पार्टीशन की डिमांड भला क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट पाकिस्तान में शामिल किए जाएं। दरअसल ये तो तय हो चुका था कि पाकिस्तान का क्रिएशन होने वाला है और शुरुआती प्लान से ये पता लग रहा था कि पूरे बंगाल को पाकिस्तान को देने की बात चल रही है। बस इसी का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने किया था। वो नहीं चाहते थे कि बंगाल के हिंदू डोमिनेटेड एरियाज भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और फिर वहां उन्हें सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह रहना पड़े। इनके ये व्यूज काफी हद तक ईस्ट बंगाल में हुए नोआखाली जेनोसाइड से प्रभावित थे।
जहां मुस्लिम लीग को बिलोंग करने वाली भीड़ के हाथों हिंदूज का मैस्केयर देखा गया था। अपनी इस डिमांड को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट लॉन्च किया। ये बंगाली हिंदूज का मूवमेंट था। अपने लिए इंडियन यूनियन में होमलैंड यानी वेस्ट बंगाल के क्रिएशन के लिए डॉक्टर मुखर्जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज वेस्ट बंगाल इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये तो बात हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद की अर्ली लाइफ और आज़ादी से पहले तक उनके पॉलिटिकल करियर की। आगे बढ़ते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके कंट्रीब्यूशंस की चर्चा करते हैं। दोस्तों, 1947 में देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी भी मिल गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज़ाद भारत की सरकार बनी। पंडित नेहरू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वापस कांग्रेस में लेकर आते हैं और अपनी कैबिनेट में उन्हें जगह देते हैं। इन्हें भारत का पहला इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनाया जाता है। इस पद पर रहते हुए नए नए आज़ाद हुए देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दिशा देने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई। लेकिन पीएम नेहरू की बहुत सी पॉलिसीज से श्यामा प्रसाद मुखर्जी एग्री नहीं करते थे। शुरुआत से ही इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिलने लगा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद नोटिस करते हैं कि पीएम नेहरू उन्हें अपनी कैबिनेट में ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन सब मनमुटाव के बावजूद वो मंत्री बने हुए थे और अपना काम कर रहे थे। पर 1950 में चीज़ें थोड़ी और बदल जाती हैं। उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश से बहुत से हिंदी रेफ्यूजीज भारत आना चाहते थे, क्योंकि वहाँ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बार पीएम नेहरू से कहा कि इनकी मदद करनी चाहिए। पीएम नेहरू ने इस बीच 1950 में ही पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान के साथ बातचीत करके एक समझौता कर लिया था, जिसमें तय किया गया था कि जो भी रेफ्यूजीज आना चाहते हैं उन्हें बिना किसी परेशानी के ऐसा करने दिया जाए। लेकिन श्यामा प्रसाद जी पीएम नेहरू के समझौते से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान को किसी कड़े संदेश की जरूरत है। इस तरह पैक्ट से बात आगे नहीं बनेगी और इस समझौते पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने 1950 में ही कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। आज़ाद हिंदुस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले वो पहले मंत्री बने। इसके बाद वो रेफ्यूजीज की मदद करने में जुट गए। फिर 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ नाम के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके पीछे इनका मकसद ये था कि सरकार की खराब पॉलिसी का ये खुलकर विरोध कर सकें और देश हित में काम करें। इसी जनसंघ से आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जन्म हुआ। खैर, जनसंघ का निर्माण कर डॉक्टर मुखर्जी अब कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे। तभी 1953 में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर ने 1948 में ही इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि ये इंटीग्रेशन पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद हुआ था। महाराजा हरि सिंह समझौता करने के लिए मजबूर हुए थे, लेकिन ट्राइबल्स ने पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से इन पर हमला कर दिया था। राजा हरि सिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी थी। भारत ये मदद तभी दे सकता था जब जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट हो। ऐसे में महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देते हैं। इसके बाद 1953 में पीएम जवाहरलाल नेहरू इनके साथ एक और समझौता करते हैं, जिसे आज हम आर्टिकल 370 कहते हैं। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस आर्टिकल के तहत बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट से अलग करते थे। इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यहाँ आना होता तो उसे परमिट लेना पड़ता था। कश्मीर को दिए गए इस स्पेशल स्टेटस और परमिट सिस्टम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी नाराज थे। उन्होंने सरकार के इस फैसले का काफी विरोध भी किया। इसी बीच में उन्होंने नारा दिया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होने चाहिए। दो विधान मतलब इंडियन पार्लियामेंट के अलग कानून और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के अलग। दो प्रधान मतलब इंडिया का पीएम और जम्मू एंड कश्मीर का पीएम, और दो निशान मतलब नेशनल फ्लैग और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से फ्लैग। आर्टिकल 370 को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किए और ऐलान किया कि वो इसका विरोध करने कश्मीर जाएंगे। पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि श्यामा प्रसाद जी कश्मीर जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के बहुत प्रयास भी किए गए। लेकिन कहते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी गुपचुप तरीके से बिना परमिट के अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर पहुंचते हैं। उनकी इस जर्नी की पूरी कहानी को आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।
दोस्तों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके फॉलोअर्स 8 मई 1953 को सुबह 6:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू की जर्नी पर निकलते हैं। उनके साथ इस जर्नी में गुरुदत्त वैद, अटल बिहारी वाजपेयी, टेक चांद और बलराज मधोक जैसे उनके फॉलोअर्स के साथ कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल थे। ये कश्मीर जाकर उस कानून के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक करना चाहते थे जो इंडियन सिटीजन्स को जम्मू एंड कश्मीर में सेटल होने से मना कर रहा था। जम्मू एंड कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस के अनुसार कोई भी, यहाँ तक कि इंडिया का प्रेसिडेंट भी, बिना कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के कश्मीर में एंटर नहीं कर सकता था। देखा जाए तो ये एक तरह से इंडियंस की एंट्री जम्मू एंड कश्मीर में प्रतिबंधित कर दी गई थी और उन्हें स्टेट के अंदर परमिट कार्ड कैरी करना अनिवार्य था। इसी फ्लॉड अरेंजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर जाने का फैसला किया था। वो यहाँ भूख हड़ताल के जरिए इस कंट्रोवर्शियल प्रोविजन के कैंसिलेशन की डिमांड करने वाले थे, जो इंडियन सिटीजन्स को अपने ही देश के एक स्टेट में सेटल होने से प्रोहिबिट कर रहा था। मैंडेटरी परमिट के बिना कश्मीर में एंटर करने के पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद की इंटेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की थी। लेकिन जैसे ही ये कश्मीर में एंटर करते हैं, वहाँ शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार इन्हें 11 मई को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद इन्हें किसी जेल में नहीं बल्कि एक जर्जर हालत वाले घर में कैद करके रखा जाता है। ये छोटा सा कॉटेज जिसे डॉक्टर मुखर्जी को डिटेन करने के लिए सब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। श्रीनगर शहर से बहुत दूर निशात बाग के पास एक फिरान सी जगह पर लोकेटेड था। ये डल लेक के पास सिचुएटेड एक माउंटेन रेंज के स्लोप पर था। यहाँ किसी तरह की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत लंबे समय से ड्राई प्लूरिसी और बाकी कोरोनरी ट्रबल्स जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे थे। इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट उन्हें एक पेटी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है और सिटी से बहुत दूर एक ओल्ड गेस्ट हाउस में रखती है। ये बात अपने आप में बहुत से क्वेश्चंस रेज करती है। ये सच में अजीब था कि इन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को एक ऐसी जगह पर रखा था जहां किसी के लिए भी पहुंचना बहुत कठिन था। स्कॉटिश टर्न जेल तक आने के लिए स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स को क्लाइम करना होता था। ये बात भी हैरान करती है कि डॉक्टर मुखर्जी जो उस समय गंभीर लेग इंजरी सफ़र कर रहे थे, उन्हें ऐसी जगह पर क्यों रखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि डिटेंशन के दौरान उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। इनके बायोग्राफर तथागत रॉय अपनी बुक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखते हैं कि जून की शुरुआत में डॉक्टर मुखर्जी की तबीयत अचानक से गिरने लगती है। 20 जून को शाम के करीब 3:30 बजे उन्हें स्टेप्टोमाइसिन नाम का ड्रग दिया जाता है, जबकि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया था कि डॉक्टर मुखर्जी इस ड्रग से एलर्जिक हैं। लेकिन फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद का कहना था कि एडवाइस डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी को उनके डॉक्टर ने काफ़ी समय पहले दी थी और तब से इस ड्रग के रिगार्डिंग बहुत से नए फैक्ट्स सामने आ चुके थे। इस तरह ड्रग की सेफ्टी को लेकर एश्योरेंस देते हुए डॉक्टर मोहम्मद ने श्यामा प्रसाद जी को इसे लेकर परेशान न होने की हिदायत दी थी। इसके साथ ही उन्हें एक पाउडर भी दिया गया था जिसे एक पेन किलर बताया जाता है। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी थी कि इसे दिन में 2 बार लें जब तक ये पेन खत्म न हो जाए। गुरुदत्त वैद के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी ने जेल सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी इलनेस की खबर उनके रिलेटिव्स को दे दी जाए, लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं भेजी जाती और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का बुलेटिन इशू किया जाता है। इसके अगले दिन सिर्फ जेल डॉक्टर ही उन्हें विजिट करते हैं। जिस डॉक्टर ने उन्हें ट्रीट किया था वो विजिट करने तक नहीं आता। जेल डॉक्टर उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का 1 और ग्राम एडमिनिस्टर कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मुखर्जी का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और पूरा दिन उन्हें पेन रहता है। 22 जून को वैद को इन्फॉर्म किया जाता है कि डॉक्टर मुखर्जी उनसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। वैद बिना किसी देरी के उनके रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और उनकी हेल्थ तेजी से बिगड़ रही है। सुबह करीब 5:15 पे जेल सुपरिटेंडेंट को डॉक्टर मुखर्जी की बिगड़ती हुई कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद 7:30 बजे डॉक्टर अली मोहम्मद भी जेल पहुंच जाते हैं और सुपरिटेंडेंट को सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी को तुरंत ही नर्सिंग होम में ले जाया जाए, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने के लिए कह देते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के साथी गुरुदत्त और टेक चांद उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वायर्ड परमिशन ले ली जाए।
लेकिन डॉक्टर मोहम्मद ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहा जाता है कि उनका रिप्लाई कुछ इस तरह का होता है, मैं आपकी एंजाइटी को समझता हूँ, लेकिन आप परेशान ना हो, ये वहाँ यानी कि नर्सिंग होम में बेहतर हाथों में होंगे। करीब 11:30 बजे जेल सुपरिटेंडेंट टैक्सी से वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर मुखर्जी को इसके बाद 10 माइल्स दूर एक स्टेट हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिकल वार्ड में ले जाया जाता है। जी हाँ, किसी नर्सिंग होम में नहीं। 23 जून 1953 की सुबह सुपरिटेंडेंट दत्त और चांद को इन्फॉर्म करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी की हालत नाजुक है, और ऐसा ही हमने शुरुआत में बताया था कि उनके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जाती है। अब इसके बाद घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस तरह संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मृत्यु के बाद भी गवर्नमेंट कोई पोस्टमार्टम नहीं करती, जबकि नियम के अनुसार ऐसा करना जरूरी था। यहाँ तक कि मौलाना आज़ाद, जो कि पीएम नेहरू की एब्सेंस में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल निभा रहे थे, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद की बॉडी को दिल्ली लाना अलाउ नहीं करते। इसकी जगह बॉडी को डायरेक्टली कैलकाटा ले जाया जाता है। इस तरह पुलिस कस्टडी में डॉक्टर मुखर्जी की अचानक मृत्यु ने पूरे देश में सस्पेशन रेज कर दिया था। इनकी मदर, जिन्हें पीएम नेहरू कॉन्डोलेंस लेटर भेजते हैं, वो नेहरू जी से अपने बेटे की सस्पिशियस डेथ की गहराई की जांच करने के लिए कहती हैं। लेकिन पीएम नेहरू डिक्लेयर करते हैं कि वो ऐसे बहुत से लोगों के ओपिनियन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है जिन्हें फैक्ट्स के बारे में नहीं पता, और डॉक्टर मुखर्जी की मृत्यु के पीछे किसी भी तरह की मिस्ट्री होने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन पीएम नेहरू जैसी राय सबकी नहीं थी। जैसे कि फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक समय पर डॉक्टर मुखर्जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और कश्मीर की जर्नी पर उनके साथ भी थे, उनका कहना था कि जनसंघ के फाउंडर की डेथ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक साजिश के तहत हुई थी, जो कि उस समय पीएम नेहरू द्वारा लेड सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के बीच रची गई थी। और ये बात उन्होंने 2004 में कही थी, यानी कि श्यामा प्रसाद जी की डेथ के कई डिकेड्स बाद। वाजपेयी जी उन्हें याद करते हुए ये भी कहते हैं कि कैसे डॉक्टर मुखर्जी के एफर्ट्स और सेक्रीफाइस का ही नतीजा था कि बॉर्डर स्टेट देश से अलग नहीं हुए। अटल जी का कहना था कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ही श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर में अरेस्ट किया गया, जबकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो उन्हें वहां पहुंचने से पहले भी अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उससे यही संदेश जाता कि कश्मीर में कोई एंटर नहीं कर सकता और बात ज़्यादा बिगड़ जाती। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि पीएम नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को साफ हिदायत दी थी कि कश्मीर में एंटर करते ही श्यामा प्रसाद जी को अरेस्ट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये कश्मीर से वापस न लौट पाए। दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता और शायद कभी भी नहीं जान पाएगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु असल में कैसे हुई थी। उनकी मौत से जुड़ा रहस्य उनके साथ ही खत्म कर दिया गया। ना तो इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और ना ही चीज़ों को क्लियर किया गया। यही वजह है कि इसको लेकर आज भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हम इतना कह सकते हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस व्यर्थ नहीं गए। कश्मीर को लेकर उनका जो सपना था, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 स्क्रैप करके फाइनली पूरा कर ही दिया, और अब कोई भी इंडियन फ्रीली कश्मीर में एंटर भी कर सकता है और रिसाइड भी। दोस्तों, ये थी कहानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा संशय पैदा करने वाला किस्सा कौन सा लगता है, और आपके हिसाब से क्या इस पूरी कहानी में कुछ संदेहास्पद है या फिर आपको इसमें कोई भी मिस्ट्री की गुंजाइश नहीं लगती? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।